Hello dear students, this is the next video of 6th chapter history, towns, traders and craftspersons. In last video we discussed about Hampi, which was a commercial and administrative town founded in 1336, and in 15th to 16th century it became bustling commercial town famous for its cultural activities. After that we discussed about Surat, which was well known port town famous for its textile. In this video, we will discuss about Masulipattnam. Fishing in troubled water, Masulipattnam. फिशिंग इन ट्रबल वाटर का मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन और बैड टाइम. मसूलीपट्टनम के लिए बैड टाइम कब आया और क्यों आया इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम लिटरली फिश पोर्ट टाउन ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर. मसूलीपट्टनम वॉज अ स्मॉल टाउन. द अदर नेम ऑफ इट्स वॉज मछलीपट्टनम. मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है फिश पोर्ट टाउन, और ये कृष्णा रिवर डेल्टा के पास लोकेटेड था. इन द 17th सेंचुरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी. 17th सेंचुरी में यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती थी. मसूलीपट्टनम वॉज अ वेल नोन पोर्ट टाउन एज वेल एज इट वॉज फेमस फॉर इट्स कलमकारी टेक्सटाइल. ये एक वेल नोन पोर्ट टाउन था और एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था आंध्र कोस्ट का, और साथ ही साथ ये अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए भी फेमस था. कलमकारी टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस था. कलमकारी काइंड ऑफ पेंटिंग इन विच कलम और पेन इज़ यूज्ड इन पेंटिंग. कलमकारी एक पेंटिंग होती है जिसमें कलम या पेन, जिसको हिंदी में कलम कहते हैं, इंग्लिश में पेन कहते हैं, तो कलम का यूज़ किया जाता था पेंटिंग को करने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए. तो इसीलिए मसूलीपट्टनम बहुत फेमस था. बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्टेड टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम एज इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन ऑन द आंध्र कोस्ट. आंध्र कोस्ट का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट था और इसीलिए डच और इंग्लिश इस एरिया को कैप्चर करना चाहते थे टू इंक्रीज देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वॉज बिल्ट बाय द डच के थ्रू यहाँ पर फोर्ट बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले जो मसूलीपट्टनम था वो एक स्मॉल टाउन था और ये फोर्टिफाइड एरिया नहीं था, तो इसीलिए सबसे पहले डच ने यहाँ पर फोर्ट बनाया, किला बनाया. इसके बारे में विलियम मैथोर्ड ने भी लिखा है, जो कि फैक्टर का मतलब होता है ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ का जो मेन ऑफिसर होता था, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करता था, उसे फैक्टर कहा जाता था. तो ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ऑफिसर था विलियम मैथवर्ड, जिसने मसूलीपट्टनम के बारे में लिखा है, उसे डिस्क्राइब किया है. दिस वॉज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा where the right worshipful East India Company have their agent. It is a small town but populous, unwalled. It built and was situated within all the springs are brackish. उसने मसूलीपट्टनम के बारे में लिखा है कि गोलकोंडा का एक मेन पोर्ट था और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एजेंट रखे हुए थे, जो कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करते थे. इट इज़ अ स्मॉल पोर्ट टाउन बट पॉपुलस. ये एक छोटा टाउन था, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी. अनवॉल्ड मतलब फोर्टिफाइड नहीं था, मतलब फोर्ट्स नहीं बने हुए थे, किले नहीं बने हुए थे. इट बिल्ट एंड वर्ड सिचुएटेड. इतना प्रोस्पेरस नहीं था. बिल्डिंग्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो अच्छा नहीं था. विद इन ऑल द स्प्रिंग्स आर ब्रैकिश, और जो भी सोर्सेज थे वहाँ पर पानी के वो सभी क्या थे, ब्रैकिश. ब्रैकिश का मतलब होता है खारे. इट वॉज फर्स्ट अ पुअर फिशर टाउन. आई आफ्टरवर्ड द कन्वीनियंस ऑफ द रोड, अ प्लेस वेयर शिप कैन एंकर, मेड इट a residence for merchants, and so continues since our and the Dutch nation frequented this coast. उसने बाद में ये लिखा है कि ये स्टार्टिंग में एक फिशर पुअर टाउन था, मतलब यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो जनसंख्या थी या जो लोग थे, वो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो फिशिंग था. लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर रोड्स डेवलप हुई, पोर्ट डेवलप हुआ, तो तब मोस्टली जो शिप यहाँ पर आते थे वो यहीं पर
खड़े किए जाते थे और इसी वजह से यहाँ पर जो डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज थे, उसके जो ट्रेडर्स यहाँ आते थे, वो यहाँ पर रहने लग गए। तो इस तरीके से विलियम मैथोड ने मछलीपट्टनम के बारे में बताया है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज। मोनोपोलीज का मतलब होता है किसी चीज़ पर एकाधिकार होना, मतलब किसी एक चीज़ पर किसी एक इंसान का अधिकार होना। तो जो कुतुब शाही रूलर्स थे गोलकोंडा के, उन्होंने यहाँ की टेक्सटाइल में, स्पाइसेस और अदर आइटम्स में मोनोपोलीज इस्टेब्लिश कर ली। अब मोनोपोलीज इस्टेब्लिश कर ली तो इसका मतलब ये था कि जो दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं वो बिना कुतुब शाही रूलर्स की परमिशन के बगैर यहाँ से ये चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग कम्प्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे जहाँ पर भी ट्रेड कर रही थी वहाँ पर उस एरिया को कैप्चर कर रही थी और वहाँ के जितने भी कमोडिटीज़ थी, कमोडिटीज़ का मतलब होता है सामान, गुड्स, उस पर अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर रही थी। तो इसीलिए उनकी मोनोपोली इस्टेब्लिश करने से पहले ही कुतुब शाही रूलर्स ने वहाँ के जो गुड्स थे, कमोडिटीज़ थी, वहाँ पर अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली। फायर्स का मतलब होता है भयंकर। Fierce competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu committees, चेटीज़ एंड यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रोस्पेरस। अब धीरे धीरे यहाँ पर इन चीज़ों के लिए जो डिफरेंट ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, जैसे कि गोलकोंडा नोबल्स हो गए, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कॉमिटीज़, चेटीज़, यूरोपियन ट्रेडर्स, इनके बीच में कंपटीशन इतना बढ़ गया कि ये एरिया पॉपुलस हो गया और साथ ही साथ प्रोस्पेरस भी हुआ। प्रोस्पेरस का मतलब होता है वेल्दी होना, धनी होना, और पॉपुलेस का मतलब होता है कि जनसंख्या का बढ़ना, लोगों का इंक्रीज होना। एज द मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English agent each other। तो गोलकोंडा का जो गवर्नर था मीर जुमला, उसने डच और इंग्लिश एजेंट्स को आपस में भिड़ा दिया। In 1686-1687 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा, और 1686 और 1687 में औरंगजेब जो कि मुगल एम्परर था, उसने गोलकोंडा को अपने कंट्रोल में कर लिया, उसे जीत लिया। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। और जब औरंगजेब ने गोलकोंडा को अपने कंट्रोल में कर लिया तो यूरोपियन कंपनीज को अदर ऑप्शंस देखने पड़े ट्रेड करने के लिए। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ if a port had connection with the production centers of the hinterland। It was a part of the new policy। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी एक न्यू पॉलिसी ये थी that it was not enough if a port had connection with the production centers of the hinterland। उनके लिए ये इनफ नहीं था कि पोर्ट लैंड या पोर्ट टाउन का कनेक्शन सिर्फ हिंटरलैंड से हो। हिंटरलैंड का मतलब मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ, द एरिया ऑफ अ कंट्री दैट आर अवे फ्रॉम द कोस्ट, फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर और फ्रॉम द मेन सिटीज़। किसी भी मेन सिटीज़ या फिर पोर्ट टाउन से दूर जो एरियाज़ होते हैं, सिटीज़ होती है, जो पोर्ट टाउन को, जो मेन लैंड को कॉमोडिटीज़ प्रोवाइड कराती है, उसे हिंटरलैंड कहते हैं। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनके लिए इनफ नहीं था कि जो पोर्ट टाउन है उनके कनेक्शन सिर्फ हिंटरलैंड से हो। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर इट वॉज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स। और अब कंपनी ट्रेडिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहती थी। As the company traders moved to Bombay, Calcutta, present-day Kolkata, and Madras, present-day Chennai, Masulipatanam lost both its merchants and prosperity and declined in the course of the 18th century। अब जैसे ही यूरोपियन कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे और कलकत्ता और मद्रास में अपने
जो कंपनी है वहाँ पर इस्टेब्लिश करी, तो जो मसूलीपट्टनम है उसने उसी तरीके से, जिस तरीके से गुजरात और हम्पी ने अपनी इम्पोर्टेंस को ख़त्म किया, डिक्लाइन हो गई ये सिटीज़, उसी तरीके से मसूलीपट्टनम भी डिक्लाइन हो गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो कंपनीज़ है, अपनी जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में इस्टेब्लिश कर लिए थे। बीइंग टुडे नथिंग मोर देन अ डिलापिडेटेड लिटिल टाउन। डिलापिडेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, और मसूलीपट्टनम आज एक ऐसी कंडीशन में है कि वहाँ पर सिर्फ हमें रिमेन्स देखने को मिलते हैं, एक डिस्ट्रॉयड सिटी है। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। In the 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textile. 16th और 17th century में different European countries नए places को ढूंढ रही थी spices और textile के लिए, which had become popular both in Europe and West Asia, क्योंकि textile और spices यूरोप और वेस्ट एशिया में बहुत पॉपुलर था। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट, और इसीलिए डच और फ्रेंच ने ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाई थी, इंग्लिश, डच और फ्रेंच ने ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाई थी अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए और उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ईस्टर्न कंट्रीज़ में। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफ्फार एंड विरजीवोरा, who owned a large number of ships, competed with them. स्टार्टिंग में, इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग एज में, जब ये डिफरेंट कंपनीज इंडिया में आ रही थी, तो मुल्ला अब्दुल गफ्फार और विरजी वोरा ने खुद के कई शिप्स खरीदे और इनके साथ compete किया। However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agent. लेकिन इवेंचुअली एट द एंड जो यूरोपियन कंपनीज थी वो जीत गई, नेवल पावर को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, मतलब जो समुद्री पावर थी, जो सी रूट था, उस पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया और इंडियन ट्रेडर्स को फोर्स किया कि वो एज अ एजेंट उनके लिए काम करें। मतलब अब जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो फ्रीली काम नहीं कर सकते थे, अब उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करना होता था। अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट, और एट द एंड जो इंग्लिश, डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज़ यहाँ पर आए थे, उसमें से जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्हें सक्सेस मिली इंडिया में अपनी पावर इस्टेब्लिश करने में। द स्पर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट्स एंड स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइंग एक्सेट्रा। जब इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ गई, जैसे कि टेक्सटाइल, इस चीज़ ने कुछ क्राफ्ट्स को इंक्रीज़ किया, जैसे कि स्पिनिंग हो गए, वीविंग हो गया, ब्लीचिंग हो गया, डाइंग हो गया, विद मोर एंड मोर पीपल, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कामों की तरफ इन्वॉल्व हुए, इस तरीके के काम को अडॉप्ट किया। टेकिंग देम अप, इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल का जो डिज़ाइन होता था बहुत ही रिफाइंड होता था। However, this period also saw the decline of the independence of craftsperson, जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो क्राफ्ट्स वर्क है वो इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ रही थी, जैसे स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, ब्लीचिंग हो गया, डाइंग हो गया। तो इससे रिलेटेड जो क्राफ्ट्स पर्सनस थे उनका भी काम बढ़ रहा था, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते थे। दे नाउ बिगिन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांसेस विच मीन दैट दे हैड टू वीव क्लोथ विच वॉज ऑलरेडी प्रॉमिस टू यूरोपियन एजेंट। इसका मतलब ये था कि उन्हें पहले ही एडवांस दे दिया जाता था काम करने के लिए, और अब वो उसी तरीके का कपड़ा बना सकते थे जिस तरीके का यूरोपियन एजेंट ने उन्हें कहा था, और सिर्फ उन्हीं यूरोपियन एजेंट को बेच सकते थे। मतलब वो अब अपना सामान किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। इस तरीके से जो उनकी इंडिपेंडेंट जो काम था वो उनसे छीन लिया गया। वीवर्स no longer had the liberty of selling their own clothes or weaving their own pattern. They had to reproduce the design supplied to them by the company agent. The 18th century saw
द राइज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। 18th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर्स बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में इस्टेब्लिश करे, विच आर नोडल सिटीज़ टुडे, जो कि प्रेजेंट डे में मेजर सिटीज़ हैं, crafts and commerce underwent major changes as merchants and artisans such as weavers were moved into the black towns established by the European companies within these new cities. जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, अंडरवेंट का मतलब होता है सफ़र करना, तो यहाँ के जो आर्टिसंस थे, इन एरिया के जो आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्स पर्सनस थे, उन्हें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन को सहन करना पड़ा, जैसे कि उसमें से एक था ब्लैक टाउन में रहना। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने पूरे एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहाँ पर जो इंडियन आर्टिसंस थे उन्हें जहाँ पर रहना पड़ता था उसे ब्लैक टाउन कहा जाता था, और दूसरी तरफ एक वेल फोर्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वहाँ पर वाइट रूलर्स रहते थे, मतलब वहाँ पर ब्रिटिशर्स रहते थे। The blacks or native traders and craftspersons were confined here, while the white rulers occupied the superior residences of Fort St. George in Madras or Fort St. William in Calcutta. The story of crafts and commerce in the 18th century will be taken up next year. इसके बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ेंगे अब हम। इन द 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स अंडरटुक अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट्स। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अद्भुत, रिमार्केबल। 15th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर्स ने डिफरेंट सी रूट्स को खोजने के लिए अपना एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया, खोज स्टार्ट करी, जिसमें वो डिफरेंट सी रूट्स को ढूंढना चाहते थे और ऐसे एरियाज़ को ढूंढना चाहते थे जहाँ से उन्हें रिसोर्सेज मिले। दे वर ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू फाइंड वेज ऑफ रीचिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ऑब्टेनिंग स्पाइसेस। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो इंडिया को खोजना चाहते थे जहाँ से वो स्पाइसेस को ले सकें। वास्को डी गामा, अ पोर्चुगीज सेलर, वॉज वन ऑफ दोज who sailed across the Atlantic to the African coast, went round it, crossing over to the Indian Ocean. His first journey took more than a year. वास्को डी गामा, जिसने सबसे पहले इंडिया का जो सी रूट है उसे ढूंढा। वास्को डी गामा, अ पोर्चुगीज सेलर, जो कि एक पोर्चुगीज सेलर था, वॉज वन ऑफ दोज हु सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक। इसने अटलांटिक ओशन से शुरू करी, अफ्रीकन कोस्ट से होता हुआ इंडियन ओशन तक आया। हिज फर्स्ट जर्नी, इसकी जो फर्स्ट जर्नी थी वो 1 साल से ज़्यादा रही। ही रिच्ड कालीकट इन 1498 एंड रिटर्न टू लिस्बन, द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल, द फॉलोइंग ईयर। ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप्स। अपनी समुद्री यात्रा में उसे अपने 4 शिप्स को खोना पड़ा। एंड ऑफ द 170 मैन एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी ओनली 54 सर्वाइव्ड। और 170 लोगों में से, 170 आदमियों में से केवल 54 ही सर्वाइव कर सके। इन स्पाइट ऑफ द ऑब्वियस हजार्ड्स, द रूट्स दैट वर ओपन अप प्रूव टू बी एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एंड ही वॉज फॉलोड बाई इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच सेलर्स। इतना खतरनाक रास्ता होने के बावजूद भी ये जो सी रूट खोजा गया वास्को डी गामा के थ्रू, ये जो बाकी के आने वाले जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनके लिए प्रॉफिटेबल साबित हुआ। उसके बाद इंग्लिश, डच और फ्रेंच यहाँ पर आए। इन सर्च फॉर सी रूट्स टू इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है रिजल्ट। इस तरीके से इंडिया को ढूंढने के लिए जो रूट सर्च किया गया, इसका एक रिजल्ट और निकला। ऑन द अजम्पशन दैट द अर्थ वॉज राउंड, ये सोचना कि अर्थ राउंड है, क्रिस्टोफर कोलंबस एन इटालियन डिसाइडेड टू सेल वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन टू फाइंड अ रूट टू इंडिया। उसने ये साबित करने के लिए कि अर्थ गोल है, इसीलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो वेस्ट वर्ल्ड की तरफ से जाएगा, अटलांटिक ओशन की तरफ से इंडिया को खोजेगा। ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज़, और इसीलिए
वो वेस्ट इंडीज़ में उतरा, जहाँ पर उसने सोचा कि ये इंडिया है, और इसी वजह से इस जगह का नाम वेस्ट इंडीज़ रखा गया। He was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal who occupied large part of Central and South Africa, often destroying earlier settlement in the area. और इस तरीके से जो बाद में आने वाले, जैसे पोर्चुगीज़ हो गए, स्पेन हो गया, उन्होंने इसी रूट से होते हुए साउथ अमेरिका का जो पार्ट था उसे कैप्चर किया, उसे ऑक्यूपाई किया, ऑफन डिस्ट्रॉइंग अर्लियर सेटलमेंट इन द एरिया। और वहाँ के जो अर्लियर सेटलमेंट्स थे, मतलब पहले के रहने वाले जो निवासी थे, सेटलमेंट्स का मतलब होता है निवासी, उनके एरिया को डिस्ट्रॉय किया और वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया।